हेलो मेरे दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे तथा अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सभी के आज क्लास 10th के हिंदी का पेपर होने वाला है, तो हमने रात के समय में इसके हिंदी के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न से थे जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते थे, उसका वीडियो हमने शाम के समय अपलोड किया था। जो आप उम्मीद है कि आपने वह वीडियो देखा होगा और आपके ऑब्जेक्टिव की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हुई होगी। मेरे दोस्तों, यह सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम जो हिंदी के जो सब्जेक्टिव प्रश्न हैं उस सब्जेक्टिव प्रश्न को मेरे दोस्तों क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, एक एक करके सभी प्रश्नों को क्या करते हैं, अच्छे से देखते हैं और आप भी ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को देखेंगे और सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप विश्वास कीजिए कि इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट देखने को क्या होगा, मिलेगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो मेरे दोस्तों कह रहा है कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख या प्रत्यक्ष कारण माना जाता है। क्यों माना जाता है? चूँकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार ही जीवन भर के लिए उसी पेशे में बन जाता है। यानी जब व्यक्ति का जन्म होता है तभी वह पेशे में उसको बांध दिया जाता है कि आप किस जाति में जन्म लिए, उसी से संबंधित आपका कार्य करना है। वह मनपसंद कार्य करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता है, जिससे वह अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पाता है। हिंदू धर्म में जाति प्रथा के रहते पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। यानी हिंदू प्रथा में ऐसा है कि पेशा बदलने की अनुमति व्यक्ति को नहीं दी जाती है। जब पेशा बदलने की अनुमति नहीं मिलेगा तो व्यक्ति वह क्या बन जाएगा, बेरोजगार बन जाएगा। इसलिए जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का क्या है, प्रमुख कारण है। दूसरा प्रश्न है मेरे दोस्तों, आपकी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है। तो आपकी दृष्टि में 20 के दांत कहानी शीर्षक का नायक कौन है मेरे दोस्तों। तो अगर हमारी नज़र में बात करें तो नायक जो है वह मदन है। दो पात्र हैं मुख्य रूप से, एक मदन और कासू। तो इसमें मदन क्या है, नायक है। क्यों? चूँकि लेखक का कहना है कि जो बुराई का अंत करता है उसे ही क्या किया जाता है, नायक माना जाता है। यानी जो बुराई पर अच्छाई की क्या करता है, बुराई को हरा देता है और अच्छाई की जीत कराता है, वही क्या होता है, नायक होता है। एक दिन की बात है जब मदन कुछ आवारागत छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। उसी दौरान खोखा आकर कहता है कि लट्टू हम भी खेलेंगे। यानी जब मदन अपने दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा होता है तब वहाँ खोखा पहुँचता है और कहता है कि मैं भी लट्टू खेलूँगा। जब उसे मदन के द्वारा मना कर दिया जाता है तो 2-4 घूसा खोखा को जमा देता है। यानी मदन क्या करता है, मना करता है, लेकिन जो खोखा रहता है वह मार देता है मदन को। उसके बाद मदन ने भी कासू के 2 दांत तोड़ डाले। मदन भी मानने वाला था नहीं, उसने भी क्या कर देता है, कासू के 2 दांत मार करके क्या कर देता है, तोड़ देता है। मदन एक ईमानदार और स्वाभिमानी बालक था, अतः कहानी का नायक मदन ही होना चाहिए, क्योंकि वह अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को सहन नहीं करता है और क्या करता है, उसका बदला लेता है। इसलिए कहानी का नायक कौन है, मदन है। अगला प्रश्न है तीसरा कि लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो लेखक की दृष्टि में अगर बात किया जाए तो सच्चे भारत के दर्शन गाँवों में हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि भारतीय ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारत क्या होता है, निहित होता है। भारतीय ग्रामीण लोगों में सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना कूट कूट कर क्या होता है, भरा होता है, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता है। गाँवों की अपेक्षा शहर ज़्यादा प्रदूषित होते हैं और शहरों में लोग सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं। शहरी लोगों में सहयोग की भावना नहीं होती है। यानी आप गाँव में देखे होंगे तो एक गांव के व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से जानता है और एक दूसरे की मदद अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अतः लेखक का कहना बिल्कुल उचित है कि मैक्स मुलर के सच्चे भारत के दर्शन गाँव में ही हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं इसमें ज़्यादा समझाने का इसलिए प्रयास नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा।
फिर आप लोगों को थोड़ा सा समस्या होगी। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करके उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप प्रश्न भी अच्छे तरीके से देख लीजिए और थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ जाए। उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न है 4 नंबर। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं? तो शिक्षा के ध्येय की अगर बात करें गांधी जी, तो उनके अनुसार बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। उनके अनुसार अगर देखा जाए तो शिक्षा का मतलब यह होना चाहिए कि शरीर, बुद्धि और आत्मा तीनों का एक साथ क्या हो, विकास हो। पढ़ना लिखना तो शिक्षा का अंत नहीं है, वह आदि भी नहीं है, यानी यह अंत भी नहीं है और ऐसा नहीं कि हम छोड़ भी दें। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि बच्चों को कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण उसे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। यानी जब व्यक्ति क्या करे, पढ़ाई लिखाई कर ले, तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसके अंदर इतनी क्षमता विकसित हो जानी चाहिए कि वह काम करना क्या कर दे, शुरुआत कर दे। इसीलिए शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या करते हैं, मानते हैं कि ऐसे शिक्षा अगर दिया जाए तो हर बच्चा एक अच्छा रोजगार पा पाएगा या एक बेहतर विकल्प उसके लिए मिल जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर दें। तो इसमें कहते हैं कवि कि भगवत महिमा भक्त की आस्था में निहित होता है। भक्त भगवान का दृढ़ आधार होता है, लेकिन जब भक्त रूपी आधार नहीं होगा तो भगवान की पहचान भी मिट जाएगी। यानी यह कवि कहते हैं कि भक्त की आस्था जो होती है वह भगवत महिमा की जो आस्था होती है भक्त की आस्था में ही निहित होती है। यानी भक्त होता है तो ही भगवान होते हैं। भक्त भगवान का ही क्या होता है, दृढ़ होता है, आधार होता है। यानी भक्त के ही ऊपर भगवान क्या है, स्थिर है। भगवान का लबादा अथवा नाम पहचान सब क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। यानी जो मुकुट पहनते हैं या जो उनका नाम है अगर गिर जाएगा, अगर भक्त नहीं रहेगा, यानी भक्त नहीं रहेगा तो फिर भगवान को कोई नहीं जानेगा। इसलिए भक्त को क्या कहा जाता है, किसका लबादा, तो शानदार लबादा किसका गिर जाएगा, तो भगवान का गिर जाएगा। किसके बिना गिर जाएगा, तो भक्त के बिना। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि कवि जीवनानंद दास अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में क्यों संदेह करता है, इसका क्या कारण है? तो कवि जीवनानंद दास है ये क्यों अपने को मनुष्य होने में संदेह करते हैं? तो भारतीय समाज में यह मान्यता है कि जीवों की 84 लाख योनियां हैं और मनुष्य योनि अच्छे कर्मों के बावजूद केवल एक बार ही मिलती है। इसलिए कभी अगले जन्म में मनुष्य होने में क्या करते हैं, संदेह करते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों बात करें तो मनुष्य के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भरी होती है, घृणा, या जिसके कारण जीवनानंद दास जो है वह मनुष्य होना नहीं चाहते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर दें। तो कब, तो सीखने के क्रम में बार बार प्रयास करने पर जब बालक विफल हो जाता है तब पहली विफलता पर आंसू आ जाते हैं। यानी जब क्या होता है कि बच्चा अक्षर ज्ञान सीखता है तो जब वह पहली बार हारता है, अंगा के समय जा कर के वह हार जाता है और वहाँ पर वह रोना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। यानी पहली बार विफलता पर उसके आंसू क्या होते हैं, बाहर आते हैं। क्योंकि कठिनतम प्रयास के बाद विफल होना कष्टदायी स्थिति उत्पन्न करता है। ये बहुत ज़्यादा प्रयास करता है लेकिन उसके बावजूद भी सफल नहीं होता है, इसलिए उसके आंखों से क्या होता है, आंसू आ जाता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि भारत माता शीर्षक कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? तो कैसा मेरे दोस्तों, तो प्रथम अनुच्छेद में कवि ने भारत माता के रूपों का सजीवात्मक रूप प्रदर्शित किया है और कहा है कि गाँवों में बसने वाली भारत माता आज धूल दूषित सस्य श्यामला न रहकर क्या हो गई है, उदासीन बन गई है। यानी जो चमक थी वह चमक आज भारत माता में दिखाई नहीं देती है, वह क्या हो गई है, उदास हो गई है। आज भारत माता का आंचल क्या हो गया है, मैला हो गया है। गंगा यमुना के जल क्या हो गए हैं, प्रदूषित हो गए। ऐसा इसलिए कवि कह रहे हैं क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के द्वारा भारत माता को रौंद दिया गया था, जिसके कारण उनका आंचल मैला हो गया था। आज भारत माता मिट्टी की एक उदासीन प्रतिमा के जैसी हो गई है। यानी अत्याचारों का सहन करती है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बोलती नहीं है। जैसे एक मूर्ति जो होता है वैसे ही ठीक भारत माता भी मूर्ति के समान ही दिख रही है।
अगला प्रश्न है 9 नंबर, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो लक्ष्मी में दोस्तों कौन थी, तो लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है। जो आपका सेकेंड हिंदी है उसमें की कहानी है यह दूसरा पार्ट। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है। पति द्वारा प्राप्त राशि से उसका घर परिवार नहीं चलता है, तो वह तहसीलदार साहब के घर पर छोटे मोटे काम करके किसी तरह जीवन यापन कर लेती है। यानी जो उसका पति है लक्ष्मण, वह कलकत्ता में नौकरी करता है, जिससे उसकी जो पति के द्वारा राशि जो मिलती है, पैसा जो मिलता है, उससे घर नहीं चलता है। इसलिए वह अपने यहाँ क्या करती है, गांव में तहसीलदार साहब के यहाँ छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे जुटा करके अपना जीवन भरण पोषण करती है। लक्ष्मी के पास एक छोटा सा झोपड़ी नुमा घर है जो बांस एवं पुआल से क्या हुआ है, बना हुआ है। लक्ष्मी के 4 संतान थे, जिसमें 2 बेटे एवं 2 बेटियां थी। लक्ष्मी के पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया 1 बीघा क्या था, खेत था। किसी तरह लक्ष्मी ने उसमें खेती करवाई है। वर्षा नहीं होने पर अंकुर जल गए, तो कहीं कहीं धान क्या हो गए हैं, सूख गए हैं। यह क्या है कि लक्ष्मी की पारिवारिक परिस्थिति कैसी है, उसके बारे में यह क्या किया गया है, बताया गया है कि उसका पति का नाम लक्ष्मण है जो कलकत्ता में नौकरी करता है। उसके द्वारा दी गई राशि से पूरा घर का परिवार का भरण पोषण नहीं होता है, इसलिए वह परिवार का भरण पोषण पूरा करने के लिए अपने गांव के तहसीलदार साहब के यहाँ छोटे मोटे काम करती है और उससे अपने घर का भरण पोषण करती है। 10 नंबर प्रश्न है कि मंगमा की अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो यह सेकेंड हिंदी का पहला क्वेश्चन, पहले चैप्टर का क्वेश्चन है कि एक दिन बहू ने किसी बात पर पोते को पीट दिया। इस पर मंगमा ने कहा, क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। इस पर बहू ने मंगमा को खरी खोटी सुना दिया। इसी बात को लेकर मंगमा का बहू के साथ विवाद हो गया था, यानी पोते को लेकर। पोते की पिटाई कर रही थी उसकी माँ, जिसके कारण मंगमा क्या करती है, मना करती है। और मना करने के बाद जब दोनों मंगमा और उसकी बहू आपस में क्या होती है, लड़ने झगड़ते रहती है। इसलिए इन पोते की पिटाई को लेकर ही उनके बीच क्या था, विवाद था। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो देवनागरी में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, नेवारी, मराठी, मैथिली, मगही एवं भोजपुरी भाषाएं लिखी जाती है। जो भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में यह लिपि क्या हुआ है, फैला हुआ है। यानी हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, मैथिली, यह सब किस भाषा में, कि देवनागरी लिपि में ही क्या की जाती है, लिखी जाती है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों 12 नंबर, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो बात करें तो बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा होता है क्योंकि बहादुर घर के सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक करता था। अब क्या होता है मेरे दोस्तों कि बहादुर के इसलिए कि बहादुर जो था वह लेखक के यहाँ अच्छे तरीके से कार्य करता था, जिससे सबको आराम मिलता था। घर के सभी सदस्यों को बहुत आराम मिलता था। किसी भी कार्य हेतु हर सदस्य बहादुर को पुकारते थे। यानी छोटा मोटा भी काम करना रहता था तो वे बहादुर को पुकारते थे। वह घर के कार्य से सभी को मुक्त रखता था, यानी किसी को कोई कार्य करने नहीं देता था, पूरा काम करता था। साथ रहते रहते सबसे हिल मिल गया था। डांट फटकार करके बावजूद काम करते रहता था। यही सब कारणों से उसके चले जाने पर सबको क्या होता है, पछतावा होता है कि उसके चले जाने के बाद सबका काम जो है वह कौन करेगा। इसलिए सबको पछतावा हो रहा था कि बहादुर क्यों चला गया। अगला प्रश्न है 13 नंबर, राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के अनुसार लिखें। तो कैसे होते हैं, तो लेखक का कहना है कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्य की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। इसी पुष्टि में अंग्रेज कवि टेनिसन द्वारा लैटिन कवि वर्जिल पर रचित उस कविता की चर्चा की है जिसमें कहा गया है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विहल कर देती है। यानी लेखक कहते हैं, इसका उदाहरण कैसे बताते हैं कि वह कहते हैं कि एक अंग्रेज कवि थे जिनका नाम था टेनिसन। वे लैटिन कवि थे, तो उन्होंने एक वर्जिल पर कविता लिखी थी जिसमें कहा गया था कि रोमन साम्राज्य का जो वैभव था, रोम का, इटली की राजधानी रोम, वहाँ के साम्राज्य का जो वैभव था वह समाप्त हो गया, लेकिन वर्जिल पर जो काव्य की रचना की गई थी उसकी ध्वनि तरंगे आज भी क्या होती है, सुनाई देती है, यानी वह समाप्त हुई नहीं है।
हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद जब उसका नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा, तब भी शेक्सपियर, मिल्टन और शैली विश्व संस्कृति के आकाश में पूर्व की भांति जगमगाते नजर आएंगे और उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा अपेक्षा करोड़ों नई आंखें देखेगी। यानी कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का अगर पतन हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी शेक्सपियर, मिल्टन जैसे जो कवि हैं, जो लेखक हैं, उनकी रचनाएं जो है वह हमेशा प्रकाशमय रहेगी, यानी हमेशा जगमगाती रहेगी, वह कभी समाप्त नहीं होगी। इसलिए वे कवि कहते हैं कि इस प्रकार राजनीतिक मूल्य कालांतर में नष्ट हो जाते हैं, पर साहित्य के मूल्य अस्थायी होते हैं, यानी वह समाप्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर, ये अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। तो वे कहते हैं कि उनका जो विवाह हो गया था 18 साल की उम्र में हुई थी। उस समय विवाह करना महाराज अपनी सबसे बड़ी गलती मानते हैं, काहे कि वह विवाह करना चाहते नहीं थे, लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद माँ ने घबराकर जल्दी में शादी कर दी कि पता नहीं मेरा क्या होगा, इसलिए उनकी माँ ने उनकी जल्दी ही शादी कर दी। शादी को अपने जीवन में नुकसानदेह मानते हैं, विवाह की वजह से ही महाराज जी नौकरी करते रहे। इसलिए कहे कि जो बिरजू महाराज थे वे चाहते थे कि मैं अपने ही कार्य में लगा रहूं, जो मेरा नृत्य है कथक नृत्य, उसी में जुड़ा रहूं, हमेशा रियाज करता रहूं, इसी में मस्त रहूं। लेकिन इसलिए वे क्या करते हैं, शादी को गलती मानते हैं, कहे कि उसकी वजह से वे नौकरी करते थे। अगला प्रश्न है, कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं। तो वह कहते हैं कि राम नाम के बिना यह जगत में जो जन्म है वह क्या है, व्यर्थ है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन केवल विष का भोग करता है, यानी सही रूप में व्यक्ति का जीवन नहीं होता है, वह क्या होता है, व्यक्ति विष का भोग करते हैं, यानी वह जीवन एक समझिए कि राक्षस की प्रवृत्ति जैसा होता है, जो राम नाम का जप नहीं करते। अगला प्रश्न है 16 नंबर, कबीर खान कृष्ण को चोर क्यों कहे। मेरे दोस्तों, मैं फिर आप सभी को बता दूं कि यह ऐसे प्रश्न हमने इसमें इकट्ठे किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप एक भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक क्या करेंगे, देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, कैसा आपको यह वीडियो लग रहा है, कैसा यह लेक्चर आपको लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे। अगला प्रश्न है कि कबीर खान कृष्ण को चोर क्यों कहे हैं, नहीं क्यों कहते हैं कृष्ण को चोर। तो कृष्ण और राधा के प्रेम में मग्न मुग्ध हो गए, यानी उसमें समाहित हो गए हैं, उनके प्रेम में, उनकी मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्णतः उस युगल में रम जाता है, यानी उसी के अंदर कृष्ण और राधा के अंदर ही समाहित हो जाता है। इन्हें लगता है कि इस देह से मन रूपी मणि को कृष्ण ने क्या कर लिया है, चुरा लिया है, यानी मन को कृष्ण ने क्या कर लिया है, चुरा लिया है। चित्त राधा कृष्ण की युगल जोड़ी में लग चुका है, अब लगता है कि यह शरीर मन एवं चित्त रहित हो गया है, यानी मन और दिल का धड़कन जो है वह है नहीं, वह कृष्ण और राधा के प्रेम में समाहित हो गया है। इसलिए चित्त हरने वाले कृष्ण को क्या कहा है, चोर कहा है, कि उन्होंने मेरे मन को क्या कर लिया है, चुरा लिया है। उनकी मोहिनी मूरत मन को इस प्रकार चुराती है कि कभी अपने सुध खो बैठते हैं, यानी क्या करना क्या नहीं करना, यार सारी चीज़ें खो जाते हैं उन्हीं के कृष्ण और राधा के प्रेम में, इसलिए कृष्ण को उन्होंने चोर कहा है। 17 नंबर प्रश्न है कि प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है। तो प्रज्वलित क्षण से, तो चलिए देखते हैं क्या है। हिरोशिमा में जब बम का प्रहार हुआ तो प्रचंड गोले से तेज प्रकाश निकला और वह चारों तरफ फैल गया, यानी जब अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया था, तो उस गोले के द्वारा जो तेज प्रकाश निकला वह पूरे चारों तरफ फैल गया था। इस अप्रत्याशित प्रहार से हिरोशिमा के लोग हतप्रभ हो गए, यानी अचानक से यह जो प्रहार था इसके कारण अचंभित रह गए, उन्हें सोचने का अवसर ही नहीं मिला। उन्हें ऐसा लगा कि धीरे धीरे आने वाला दोपहर आज एक क्षण में ही कैसे उपस्थित हो गया।
बम से प्रज्वलित अग्नि एक क्षण के लिए दोपहर का दृश्य प्रस्तुत कर दिया। यानी अचानक से ऐसा लगा कि जैसे दोपहर के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, वैसा ही क्या हो गया, पूरा प्रकाशमय पूरा शहर हो गया था, जिसे कवि के द्वारा प्रज्वलित क्षण की दोपहरी कहा गया है। यानी उसी बम के प्रकाश जो था उसी को प्रज्वलित क्षण की दोपहरी कहा गया है। 18 नंबर प्रश्न है, कवि रेनर मारिया रिल्के किसको कैसा सुख देते हैं? तो कवि कहते हैं कि भक्त भगवान की कृपा दृष्टि की सैया है। यानी भक्त जो है वह भगवान की कृपा दृष्टि के कारण ही है। कवि कहते हैं कि नरम कपोलों पर जब भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम लेती है तब भगवान को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। यानी भक्त के कपाल पे ही जो भगवान की कृपा होती है वह आराम करती है, तभी भगवान को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। अर्थात भक्त भगवान का कृपा पात्र होता है और भक्त रूपी पात्र से भगवान भी क्या होते हैं, सुखी होते हैं। यानी भक्त है तो भगवान है और भगवान है तो क्या, भक्त है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, कासु और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो कासु और मदन के बीच अगर बात किया जाए तो झगड़े का कारण क्या था, लट्टू का खेल था। क्योंकि मदन को जब ड्राइवर के द्वारा गाड़ी नहीं छूने दिया गया तब उसे धकेल दिया गया था। इस बात को लेकर मदन ने भी कासु को लट्टू खेलने से इनकार कर दिया था। यानी ड्राइवर के द्वारा मदन को धक्का दिया गया था, सेन साहब के ड्राइवर के द्वारा, तो वह गुस्सा उसने कासु को लट्टू खेलने से इनकार कर दिया कि तुम्हें लट्टू हम नहीं देंगे, जिससे कासु और मदन के बीच झगड़ा होने लगा। यानी कारण क्या था, लट्टू का खेल था। लट्टू जब कासु मांगा था तो मदन दिया नहीं, जिसके कारण कासु ने मदन को मार दिया, इसलिए मदन भी उससे क्या हुआ, मार दिया। 20 नंबर प्रश्न है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहाँ किनके संपर्क में आए? तो पहले पहल बिरजू महाराज निर्मला जी के स्कूल दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े थे। वहाँ वे कपिला जी, लीला कृपलानी आदि के संपर्क में आए थे। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो बढ़िया शिक्षा की मेरे दोस्तों बात करें तो उनके अनुसार अहिंसक प्रतिरोध सबसे क्या है, बढ़िया शिक्षा और बेहतर शिक्षा है। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। यानी पहले क्या होना चाहिए, अहिंसक प्रतिरोध बच्चों को सिखाना चाहिए। शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन को संग्राम में प्रेम से क्रीड़ा, सत्य से असत्य को, कष्ट को सहन से और हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। यानी व्यक्ति को बालक जीवन में ऐसा होना चाहिए कि संग्राम को प्रेम से जीतना चाहिए, असत्य को किससे, सत्य से, कष्ट को किससे, सहन से। इस प्रकार व्यक्ति के अंदर शिक्षा होनी चाहिए। 22 नंबर प्रश्न है कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है, वह कहाँ मिलेंगे? तो कवि की दृष्टि में आज के देवता कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर और किसान हैं, जो पत्थर तोड़ते हुए सड़क पर या खेत खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे। यानी कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है, मजदूर और किसान, जो कहाँ मिलेंगे, तो खेत खलिहान में या सड़क पर काम करते हुए। किसान ही भारत के मेरुदंड है, यानी उन्हीं के आधार पर मेरुदंड, रीढ़ की जो हड्डी होती है, पूरा हमारा शरीर उस पर टिका हुआ है। वैसे ही किसानों के कारण यह देश टिका हुआ है। जेठ की दोपहरी हो या ठंडी के सर्दी या फिर मूसलाधार वर्षा, सभी में आज के देवता बिना थके हुए खेत खलिहानों में डटे हुए। चाहे वह धूप हो, बरसात हो, ठंडी हो, हर समय किसान जो होते हैं वह खेतों में काम करते रहते हैं, इसलिए उन्हीं को कवि ने देवता कहा है। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? तो गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों का सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। यानी कई देशों के शासक ने हमारे यहाँ शासन किए, अलग अलग देशों की संस्कृति हमारे यहाँ पहुँची, जिसके कारण हमारे यहाँ वह सारी संस्कृतियों का मेल एक जगह देखने को मिलता है। इसके अलावा उन संस्कृतियों पर भी भारतीय संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा।
लेकिन गांधी जी कहते हैं कि सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। ऐसा नहीं कि एक संस्कृति को दबा करके दूसरी संस्कृति की उत्पत्ति की जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रत्येक संस्कृति को अपनी आज़ादी रहेगी और उसका एक अपना उचित स्थान रहेगा। 24 नंबर प्रश्न है, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? तो आज भी हिरोशिमा में साक्षी के रूप में अर्थात प्रमाण के रूप में जहाँ तहाँ जले हुए पत्थर, दीवारें पड़ी हुई है। निसाखी के रूप में, साक्ष्य के रूप में क्या है? जले हुए पत्थर है, दीवार है। यहाँ तक कि पत्थरों पर, टूटी फूटी सड़कों पर, घर की दीवारों पर लाश के निशान छाया के रूप में क्या है? साक्षी है, यानी प्रमाण के रूप में वहाँ पर उपस्थित है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे? तो यह तो हो गया प्रश्न, पहले हमने बता दिया है। अगला प्रश्न है, कवि बीरेन डंगवाल किन अत्याचारियों का जिक्र करते हैं और क्यों? तो कवि बीरेन डंगवाल जो है उन अत्याचारियों का जिक्र करते हैं जो हमारी सुविधा भोगी, आराम पसंद जीवन से क्या करते हैं? लाभ उठाते हैं। यानी जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, दूसरों के जीवन से लाभ उठाते हैं। समाज का एक वर्ग जो ऐसो अपने में ज़िंदगी की आराम आपको ढाल लेता है, उसी का लाभ अत्याचारी उठाते हैं। यानी समाज का एक वर्ग जो ऐसो आराम को क्या करता है कि ज़िंदगी में अपने आप को ढाल लेता है, उसी का लाभ अत्याचारी लोग क्या करते हैं? उठाते हैं। और इस अवस्था में अत्याचारी अत्याचार करने के बाह्य और आंतरिक सभी साधन क्या कर लेते हैं? जुटा लेते हैं। और ऐसे अत्याचारी जो रहते हैं वह बाहरी साधनों या आंतरिक हर चीज़ों से वह क्या करते हैं? अपने जीवन को आसान बनाने के लिए दूसरों पर अत्याचार करते हैं। 27 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्तों कि घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है और क्यों? तो घर, शहर और देश के बाद अगर बात किया जाए तो नदी, हवा, भोजन, जंगल मनुष्य को बचाने की क्या करते हैं? बात करते हैं। क्यों? क्योंकि नदियाँ, हवा, अन्न, फल, फूल सब यह क्या होते हैं? जीवनदायक होते हैं, ये व्यक्ति को जीवन देते हैं। इनकी रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती है। अगर इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो व्यक्ति मर जाएगा, उसके स्वास्थ्य अच्छे नहीं रहेंगे, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अतः नदियों, हवा, भोजन, जंगल एवं मनुष्य को बचाना बहुत ही क्या है? जरूरी है। अगला प्रश्न है 28 नंबर। उम्मीद है कि आप लोगों को यह लेक्चर अच्छा लग रहा होगा और आपको यह लेक्चर पसंद भी आ रहा होगा। मेरे दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि यह ऐसे प्रश्न इसमें हमने शामिल किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसा मान के चलिए कि आप लोगों के एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको सीधे छपते हुए दिखेंगे, इसलिए आप एक भी प्रश्न मिस नहीं करेंगे, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो आप लोग कैसा यह वीडियो लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देंगे। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? तो मनुष्य की छाया जो है हिरोशिमा की धरती पर सब ओर दिशाहीन होकर पड़ी हुई, जहाँ तहाँ घर की दीवारों पर मनुष्य की छाया मिलती है। जहाँ तहाँ देखिए हिरोशिमा में जितनी भी दीवार है उस पर मनुष्य की लाशें की छाया दिखाई देती है। टूटी फूटी सड़कों से लेकर पत्थरों पर सभी दिशाओं में छायाएँ प्राप्त होती हैं। इन इंसान की जो लाशें हैं उनकी छायाएँ उस पर क्या हुई है? पड़ी हुई है। क्योंकि आणविक शक्ति से निकले हुए प्रकाश संपूर्ण दिशाओं में पड़ता है। क्या है कि परमाणु बम से जो प्रकाश निकलता है वह पूरी दिशा में पड़ता है, इसका कोई निश्चित दिशा होता नहीं है, उसका कोई निश्चित दिशा नहीं है, यानी प्रत्येक दिशा में पड़ता है। बम के प्रहार से मरने वालों की लाशें जो है वह जहाँ तहाँ पड़ी है। अगला प्रश्न है 29 नंबर। दही वाली मंगमा में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो कौन सा? तो बहू ने मंगमा को मनाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। क्या? जिसके तहत उसने अपने बेटे को मंगमा के पास भेज दिया था। बेटा दादी के पास गया और बेटा बहू की मंगमा एक दिन फिर लगा। अब हुआ क्या हुआ कि जो बेटा था वह दादी के पास, यह लाइन सही नहीं है,
बेटा दादी के पास क्या किया था, गया था और फिर मंगमा से रहने के लिए जिद करने लगा था। उस दिन फिर बहू ने क्या किया, मंगमा से कहा कि उस दिन हमसे गलती हो गई, यह कहकर माफ़ी मांगकर दोनों साथ में रहने लगे थे। यानी अपने बेटे को बेटे को मंगमा की बहू ने क्या कर दिया, दादी के पास भेज दिया था और कहा था कि उन्हीं के पास रहना, अगर आया तो मैं तुम्हारे मार के हाथ पैर तोड़ दूंगी। यही तरीका उसकी बहू ने मनाया था। अगला प्रश्न है 30 नंबर कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। तो देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कब आई थी, तो करीब 2 सदी पहले, जब इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसके लिए अक्षरों में स्थिरता आ गई। यानी पहले हाथों से लिखे जाते थे, एक कॉपी से दूसरी कॉपी, लेकिन जब अक्षर खोद दिए गए तो उसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। अगला प्रश्न है मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। यह प्रश्न नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ का है। तो मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा है, नहीं हमेशा वह सभ्य होना चाहता है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे, यानी इंसान और जानवर जो थे एक जैसे थे। नाखून ही उसके क्या थे, अस्त्र होते थे। लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास में तेजी आती आती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया, अलग होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र सभ्यता संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई और पुराने जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। यानी जो रहने के तौर तरीके थे मनुष्य के, वह दिन पर दिन क्या करता गया, बदलता गया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा, इसमें नयापन लाने लगा। इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता है। यानी वह चाहता नहीं है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की पशुता रह जाए, इसलिए वह नाखूनों को बार बार काटता है। 32 नंबर प्रश्न है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो लेखक महोदय को सभी भाई और रिश्तेदार ऊंचे पद पर थे, जितने भी उनके रिश्तेदार थे वह सभी ऊंचे ऊंचे पद पर थे, इसलिए उन लोगों के पास नौकर चाकर थे। जब उनकी बहन के विवाह में सभी रिश्तेदार का मिलन हुआ तो लेखक महोदय की पत्नी नौकर को देखकर ईर्ष्यालु हो गई। इसके बाद से घर में नौकर रखने के लिए परेशान करने लगी कि मेरे घर में भी क्या होना चाहिए, नौकर होना चाहिए। उसके बाद लेखक महोदय को लगा कि नौकर रखना बहुत ही क्या हो गया है, जरूरी हो गया है। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया। तो बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय जो था वह उनकी बाबूजी की मृत्यु पर आई थी। घर में इतना भी पैसा नहीं था कि 10वीं किया जा सके। उन्होंने 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए और 2 प्रोग्रामों से 500 रुपये इकट्ठा हुए, तब 10वां और 13वीं की। और साथ बिरजू महाराज काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। कहीं उन्हें 50 रुपये का भी काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। क्या है कि पिताजी की मृत्यु हुई और घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि उनकी 10वीं और 13वीं हो सके। उसी बीच उन्होंने 2 प्रोग्राम किए और 2 प्रोग्राम से 500 रुपया इकट्ठा किया और उसी के सहायता से उन्होंने 10वीं और 13वीं किया। यही उनके जीवन में सबसे क्या था, दुखद समय था। अगला प्रश्न है कवि जीवनानंद दास अगले जीवन में क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं और क्यों। तो कवि जो है अपनी मातृभूमि प्रेम में विहल, अर्थात अशांत होकर चिड़िया, कौवा, हंस, उल्लू, सारस यही बन करके वह बंगाल में आने के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं। अगला प्रश्न है सीता की स्थिति बच्चों के किस खेल से मिलती जुलती थी। तो सीता की जो स्थिति थी वह किस खेल से, तो माई माई रोटी दे वाली खेल से क्या होती थी, मिलती जुलती थी। क्या है कि इस खेल में ऐसा होता था कि एक भिखारन बन जाता है, बारी बारी दूसरों के पास जाकर एक ही बात करता। बच्चों में से एक जना भिखारिन बनकर बारी आती और कहता था कि माई माई रोटी दे, पर उत्तर मिलता कि यह घर छोड़ दूसरे घर जा। सीता सोचती है बिल्कुल यही स्थिति क्या है, मेरी है। क्या है कि वह भी एक बेटे से दूसरे बेटे, मैं भी इसी भिखारिन जैसी हूँ। महीना होते ही बेटा कह देता है मैं यह घर छोड़ दूसरे घर जा, और मैं रवाना हो जाती हूँ। इसमें भी जो उसके 3 बेटे थे बारी बारी रखते थे, तो 1 महीना बीतता था फिर कहता था कि मैं यह घर छोड़ अब दूसरे के घर जा।
इसलिए वह माई माई रोटी दे वाले खेल से सीता की स्थिति मिलती जुलती है। अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। तो विडंबना की बात करते हैं कि जातिवाद के पोषक, कि भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जात पात और छुआछूत की भावना क्या करते हैं, रखते हैं। विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही क्या है, दूसरा रूप है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व है। तो धर्मों की दृष्टि से अगर भारत का महत्व देखा जाए तो बहुत अद्वितीय रहा है, काहे कि यह प्राचीन समय से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षयमाण रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, इसके अलावा बौद्ध धर्म की शरण स्थली है। यहाँ नए नए समय पर नए मतांतर क्या हुए हैं, प्रकट हुए हैं और विकसित होते रहे हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में भी विश्व को अलौकित करने वाले एक क्या है, महत्वपूर्ण देश रहा है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था। तो रंगपा मंगमा के गांव का ही आवारा और जुआरी व्यक्ति था। वह मंगमा का ही उम्र का था और शौकीन तबीयत का भी था। वह मंगमा से पैसे क्या करता था, उधार चाहता था। मंगमा से वह पैसा मांगता था कि हमें पैसा उधार दे दो, मैं कुछ समय बाद तुम्हें लौटा दूंगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहते थे। तो क्यों, तो हमें पता है कि माँ की ममता को समुद्र कहा जाता है और माँ की ममता मंगू के लिए बाकी परिवार के अन्य सदस्यों से अलग एवं क्या थी, ज़्यादा थी। माँ अस्पताल को गाय की गौशाला के जैसा समझती थी, यानी जैसे गाय को रखा जाता है गौशाला में उनके बच्चों को, वैसा ही मंगू को भी अगर अस्पताल में भर्ती कर देंगे तो वहाँ भी मरीजों को उन्हीं के जैसा रखा जाएगा। कौन उसे भोजन कराएगा, कौन उसे अपने साथ सुलाएगा, कौन उसके पेशाब से भीगे बिस्तर को बदलेगा। पागल खाने में तो एक से एक पागल होते हैं, इनसे रक्षा कौन कर सकेगा। इन्हीं कारणों से माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। उसका देखभाल कौन करेगा। लास्ट प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान कविता में क का विवरण स्पष्ट करें। तो अक्षर ज्ञान कविता में कवित्री जो है वह छोटे बालक द्वारा प्रारंभिक अक्षर बोध को साकार रूप में चित्रित करते हुए कहती है कि क को लिखने में अभ्यास पुस्तिका का चौकट छोटा पड़ जाता है, यानी पहले से दूसरे चौकट में चला जाता है। उसी जैसे कर्म पथ भी इसी प्रकार प्रारंभ में फिसलन भरा, यानी शुरू से हम करते हैं तो ऐसा लगता है कि फिसल गए, ऐसा हमारा जीवन होता है। तो यह मेरे दोस्तों 40 प्रश्न हमने ऐसे बताए जो आपके एग्जाम में सीधे रूप में पूछे जा सकते हैं। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय में जो आपके एग्जाम में क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो केवल हम क्वेश्चंस आपको बता देते हैं, आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक देख लेंगे। इसके अलावा आप लोग याद देख लेंगे मेरे दोस्तों कौन सा क्वेश्चन, कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए सभी को मैं बता नहीं रहा हूँ। इसके अलावा मेरे दोस्तों और क्या देख लेंगे क्वेश्चन, तो एक और क्वेश्चन कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और ऐसा कहना क्या उचित है, लेखक का अभिप्राय क्या करना है, स्पष्ट करना है। इसके अलावा बात करें मेरे दोस्तों तो मानव का रचा सूरज मानव को भाव बनाकर सो गया, इसकी क्या करें, व्याख्या करें। यह 4 नंबर में 5 नंबर में यह प्रश्न क्या किया जाता है, पूछा जाता है, व्याख्या करने वाला। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों देख लेते हैं और प्रश्न, हाँ एक और प्रश्न है कि बाड़ी कब विष के समान हो जाती है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों कुछ आप लोगों को मैं बता देता हूँ, थोड़ा व्याख्या करने वाले कुछ क्वेश्चन, उस व्याख्या करने वाले क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे, काहे कि यहाँ से आपके 5 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, यह हो सकता है। दूसरा गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ, यह प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा
तीसरा प्रश्न और क्या बन सकता है, तो नहान घर के नाले क्षण भर के लिए पूरी भर गई फिर बिल्कुल खाली हो गई। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 4 नंबर, एक दिन सहसा सूरज निकला और क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। यह भी प्रश्न हिरोशिमा कविता का पूछा जा सकता है। इसके अलावा सभी विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात भारतीयता कछु नय भारत में दर्शात मनुज भारती देख को सकत नहीं पहचान मुसलमान हिंदी क्युधों के है एक रिश्तान। यह भी प्रश्न आपके भारत माता चैप्टर से पूछा जा सकता है। इसके अलावा में दोस्तों और क्या पूछा जा सकता है दीर्घ उत्तरीय में, तो या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पर तानी डारो आठों सीधी नौ निधि को सुख नंद की गाई चराई बिसारो। इसके अलावा रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो कोटिक रो कल धत के धान करिल के कुंजन ऊपर वारो। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मानव का रचा सूरज मानव को भाव बनाकर सो गया। इसके अलावा भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकते हैं। 8वां नंबर प्रश्न। 9 नंबर, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से हवा को धुआं हो जाने से खाने को जहर हो जाने से। यह 9 नंबर भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रश्न है कि स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित राहु ग्रसित सरतेंदु हासने। यह भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या कुछ प्रश्न में दोस्तों हैं जो आपके परीक्षा में क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि सर्दियों की ठंडी राख सुगबुगा उठी मीठी सोने का ताज पहन इठलाती है। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में सीधे तौर पे 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। मेरे दोस्तों कुछ निबंध के टॉपिक हम बताए थे जो आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है। एक अनुशासन आप लोग देख लेंगे, अनुशासन पर निबंध। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता पर देख लेंगे, राष्ट्रीय एकता। इसके अलावा मेरे दोस्तों कुछ और बता देते हैं, मेरे प्रिय खेल या हो सकता है मेरे प्रिय कवि, या आपके परीक्षा में इस पर से संबंधित क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। प्रदूषण से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित, इससे प्रश्न आपके परीक्षा में क्या हो सकते हैं, निबंध पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि मेरे दोस्तों कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा और पसंद भी आई होगी, और यह भी आप लोग विश्वास कीजिए कि इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके परीक्षा में सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने पेपर लिखेंगे। उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। सभी को ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए जय हिंद।